हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी एडू सब में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवेश है और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। कल मैंने आपको साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में सब कुछ डिटेल में लिख के बताया था कि 10th क्लास में साइंस में क्या क्या पढ़ना है। उसी में से आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री चैप्टर का है, केमिस्ट्री पोर्शन का है। और उसका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो फिर चलिए आज से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से हम अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हमको जानना है कि हमारे चारों तरफ कैसे रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के बारे में हम किस तरह से पढ़ते हैं, उनको किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है, उसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम क्या जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने चारों तरफ के डे टू डे एवरीडे लाइफ में देखते होंगे, जितने भी एक्टिविटीज हमारे आसपास होते हैं, जैसे घर की ही बात ले ले तो हमारे किचन में बहुत सारे हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी घर में या किचन में दूध को खुले में छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो वो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम रात में डालते हैं दूध, उसमें थोड़ा सा जोड़न डाल के, तो दूध हमारा किस चीज में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। और अगर हम किसी खाने को पकाते हैं, अगर किसी चीज को बॉयल करते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम चाहे कैंडल जलाए या फिर हम अगरबत्ती जलाए, हमारे चारों तरफ अगर हम नजर घुमाएंगे तो हमको हमारे चारों तरफ क्या दिखेगा, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस दिखेंगे। और उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में और उससे पहले के भी क्लासेस में काफी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। जो पहला चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में वो था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। हम लोगों ने 7 या 8 क्लास में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि वैसे चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं और जो इरिवर्सिबल होते हैं उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम पानी को आइस में चेंज कर सकते हैं और वापस से आइस को पानी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कैंडल जला दिया है तो उसको वापस से कैंडल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको वापस से वही कैंडल हम नहीं बना सकते हैं। तो जो पानी और आइस का जो एग्जांपल था वो हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा और जो कैंडल वाला था वो हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते थे कि वैसा चेंज जो रिवर्सिबल ना हो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं और जिस फेनोमेनन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि केमिकल चेंज में क्या क्या चेंजिंग आया है। तो वैसे सारे चेंजेस जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी किसी भी चीज का प्रॉपर्टी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी चीज का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अगर अलग हो तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट होगा कि हम कैसे बता सकते हैं कि किस समय केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा फिजिकल चेंज है सिर्फ, तो उसके लिए कुछ सर्टेन चीजें होती है, कुछ चीजें होती है जिसके बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे कि ऐसे क्या क्या चीज है, ऐसा क्या क्या प्रॉपर्टीज है या फिर ऐसा क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो बताता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है अभी वो ये आ रहा है, हाउ कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसा क्या क्या बात है जो हमको बताएगा कि किसी भी जगह पे या किसी भी
सिचुएशन में कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कुछ बातें हैं, सर्टेन सिचुएशंस है या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके लिए जो पहला है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी भी जगह पे या किसी भी केमिकल फेनोमेनन में, किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर गैस कहीं रिलीज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, अगर कोई दो चीज एक दूसरे में मिलाया गया है, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है और वहां पे गैस इवॉल्व हो रहा है, तो वो हमारा किस चीज में आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। जो दूसरा है वो है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का स्टेट क्या हो चुका रहेगा, चेंज हो चुका रहेगा। ये भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो हमारा थर्ड है वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब हो गया कि अगर सडन राइज हो जाए टेम्परेचर में या सडन टेम्परेचर में डाउनफॉल हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट वैसे सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी हम दो एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं, दोनों को रिएक्ट कराए हैं, रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस उनमें से कोई एक बना होगा जो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा और वो बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा, यानी बीकर में वो नीचे आ जाएगा। जो हमारा अगला है वो है हमारा चेंज इन कलर, यानी दो अलग अलग कलर के सब्सटेंसेस लिए और उनको मिलाया हमने। अब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका कलर पिछले दोनों के कलर से अलग हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ये बताते हैं कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी दिख रहा हो तो वहां पे पॉसिबल है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रॉपर्टीज है और ये इतने ही है, इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। जो मेजर ऑब्जर्वेशन है वो ये 5 है। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का रिलीज होना, चेंज इन स्टेट यानी स्टेट का चेंज होना, सॉलिड लिक्विड गैस आपस में अपने स्टेट को इंटरचेंज कर लेंगे। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो राइज हो सकता है नहीं तो फॉल हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, वैसे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होना जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। और लास्ट है चेंज इन कलर, यानी जो भी हम उसमें लिक्विड डाले, जो भी कंपाउंड डाले हैं, जो भी सॉल्यूशन डाले हैं उसका कलर चेंज हो जाना। तो ये जितने भी हैं वो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड इन दिस वे वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज है वो बताते हैं कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो बताता है कि कहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कहाँ पे चेंज इन स्टेट होता है, कहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, किस रिएक्शन में नए प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, या कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पे हमारे कंपाउंड्स का जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। तो इनके बारे में, हर एक के बारे में एक एक एग्जांपल पढ़ के हम इसके बारे में समझेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे और जानेंगे कि वो सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि हम दो अलग अलग स्टेट के सब्सटेंसेस डाले हैं, उनको जब मिलाया हमने, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को मिलाया, तो जो नया चीज बना है उसमें एक गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो हमारा अगर जिंक अगर रिएक्ट कर रहा होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये इस रिएक्शन में ये बनाता है जिंक सल्फेट, साथ ही साथ
ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब यहाँ पे जिंक जो सॉलिड स्टेट में होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं जिंक सल्फेट का, और साथ ही साथ उसमें जो रिलीज हो रहा होता है गैस, वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। अब कैसे हमें पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम सब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इस गैस को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है या फिर किस में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री में, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो ये है चेंज इन स्टेट, यानी किसी भी रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका स्टेट कैसे चेंज होता है। तो इसका बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है जो हम लोग अपने घर में अक्सर देखते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल बना होता है वैक्स से, और जब इस कैंडल को बर्न किया जाता है तो इसमें से निकलता है हमको वैक्स मिलता है और साथ ही साथ CO2 मिलता है। जो वैक्स होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और जो CO2 होता है वो हमारा गैसियस स्टेट में होता है। यानी हम सॉलिड कैंडल को जलाए हैं, जो हमारा कैंडल है वो सॉलिड शेप में था, जब उसको हमने बर्न किया है तो हमको वैक्स मिला और साथ ही साथ मिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कैंडल के जो प्रॉपर्टीज थे वो चेंज हो गए हैं, और कौन सा प्रॉपर्टी था? वो उसका स्टेट था, यानी वो सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में चेंज हो चुका है। अगला जो प्रॉपर्टी है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। इसका भी एग्जांपल हम लोग अपने घर में ही देखते हैं। किसी भी घर में अगर व्हाइट वॉशिंग चल रही हो तो हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब बनता है जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है? वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्टलाइम बोलते हैं। यानी क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्लेक्टलाइम बनाएगा, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट क्या होता है? रिलीज होता है। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वो है चेंज इन कलर। यानी जब हमारा सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट से तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, यानी ये पर्पल कलर का होता है। और जैसे ही उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है ये हो जाता है हमारा कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं रह जाता है, इसका कलर गायब हो जाता है। पर्पल से ये चेंज होके कलरलेस हो जाता है, ये अपने कलर को लूज कर देता है, यानी हमारा चेंज इन कलर हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है। अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, वैसे सब्सटेंस का बनना जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर दो कंपाउंड्स को मिलाया जाता है तो वो उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जहां पे प्रिसिपिटेट बनता है उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी प्रिसिपिटेट का बनना जब हमारा पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ। जब हमारा पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है लेड आयोडाइड। वो बनाता है लेड आयोडाइड जो होता है येलो कलर का। लेड आयोडाइड होता है येलो कलर का और ये हमारा प्रिसिपिटेट होता है। यहाँ पे हमको दो चीजें दिख रही है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है।
पहला, एक तो कलर चेंज हो रहा है, लेड आयोडाइड जो येलो कलर का है, एक तो कलर चेंज होता है वहां पे। दूसरा जो है ये प्रिसिपिटेट बन रहा है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होता है उस कंटेनर के बॉटम में ये सेटल डाउन कर जाता है और इससे पता चल रहा है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो दिस आर द वेज इन विच वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच we can define even if a chemical reaction is taking place, वो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर जान लिया है। अब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में ये जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड क्यों बना रहा है और इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसको और कैसे हम लिख सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट्स होते हैं यानी रिएक्शन से पहले जो किसी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है और रिएक्शन के बाद का जो प्रॉपर्टी होता है वो दोनों अलग होता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि हमारे एनसीईआरटी का एक्टिविटी फर्स्ट है वो ये है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता है। यानी अगर हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज बर्न हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है, इसका मतलब है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अपना ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडर के फॉर्म में होता है और जो हमारा मैग्नीशियम है ये होता है हमारा रिबन। इसको हम लोग हमेशा केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से उसको रगड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड्स होंगे, उसके लेयर होंगे, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो उसका फुल कंबशन नहीं होगा और ये जो है वो जलता है व्हाइट डैजलिंग लाइट से, यानी चमकीला लाइट होगा जिसके प्रेजेंस में ये बर्न होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और वैसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो बता रहे होते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स with oxygen it forms magnesium oxide. It forms magnesium oxide. अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है लिखने में थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में इसको टाइम लगेगा। इसको हम अगर छोटा कर दे तो इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी रिएक्ट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और राइट साइड में मैंने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी नया जो सब्सटेंस, नया जो कंपाउंड है, जो नया कंपाउंड बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों के बीच मैंने एक एरो दिया है, एरो हेड पे यानी एरो के राइट साइड में जो है वो है हमारा प्रोडक्ट और जो लेफ्ट साइड में है वो जो है हमारा रिएक्टेंट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और उसको एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और उस केमिकल कंपाउंड्स के रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, नया कंपाउंड या कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हम राइट साइड में लिखते हैं एरो के,
और उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी ये हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट्स और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसको लिखने का ये एक तरीका है जिसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जिस तरह से हमने लिखा इसको, जिस वे में इसको लिखा है उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और ये ऑब्वियसली ये हमारे इस स्टेटमेंट से ये छोटा है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है या हम इसका यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को या इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। फर्दर इसको हम और छोटा कर सकते हैं, यानी हमको इतना नहीं लिखना पड़े, हम इसको और छोटा कर दें। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिंबल दिया हुआ रहता है। जैसे हमने जाना था कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम के लिए आपने पढ़ा होगा हम उसको Mg से डिनोट करते हैं, यानी मैग्नीशियम हमारा Mg से डिनोट होगा। ऑक्सीजन हमारा O से डिनोट होता है, लेकिन 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है O2। यानी Mg का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Mg, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2। यहाँ पे देखिए हमने मैग्नीशियम को Mg लिखा है, ऑक्सीजन को O2 लिखा है। बीच में हम बिल्कुल उसी तरह से एरो लगाएंगे। एरो के लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट होगा और एरो के राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, यानी एक यूनिट जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MgO। ये जो हमारा नीचे जिस इक्वेशन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है यही इक्वेशन हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम अच्छी तरह से या बिल्कुल अपने सहूलियत से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पढ़ने में आसान हो, हमको आगे इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी इसको लिख पाए, उसके लिए जिस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, जिस इक्वेशन की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके मदद से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं। सिंबॉलिक का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम की जगह हमने उसके सिंबल Mg को यूज किया है, ऑक्सीजन की जगह हमने उसके मॉलिक्यूलर सिंबल O2 को यूज किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हमने उसके मॉलिक्यूलर सिंबल MgO को यूज किया है। ये बता रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी रिएक्शन जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट हो रहा है। लेफ्ट साइड में हमारे रिएक्टेंट्स है, राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है केमिकल इक्वेशंस होते क्या है। मैंने बोला कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन है, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन बनाता है। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशंस को दो टाइप्स में बांटा गया है। जो पहला टाइप है वो है बैलेंस्ड और जो दूसरा टाइप है वो है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, जैसा मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर हम उसका इक्वेशन लिखें तो होगा Mg प्लस O2 मैक्स MgO। लेफ्ट साइड वाला हमारा रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम रिएक्टेंट की तरफ ध्यान दें
तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसमें एक मैग्नीशियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी एक एटम है, लेकिन 2 एटम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के हैं, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही एटम है। इसका मतलब ये है कि एक एटम हमने ऑक्सीजन का कहीं मिसप्लेस कर दिया है, हमने गायब कर दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय या किसी भी रिएक्शन के होते हुए कहीं भी कोई एटम या कोई भी मास डिस्प्लेस हो जाए या गायब हो जाए? तो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंजर्वेशन ऑफ मास है या जो मास होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, वो कंजर्व्ड होते हैं, यानी ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा ना ही नया मास बनेगा। तो उसको अगर ध्यान में दिया जाए तो हमने ये रिएक्शन गलत लिखा है, जबकि ऐसा है नहीं। हमने सिर्फ अभी इसको बैलेंस नहीं किया है, हमने एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखा है। हमने सिर्फ बताया है कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने अभी इसको बैलेंस नहीं किया है और इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, ये उसको कंट्राडिक्ट करेगा। अब इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल है, जैसा हमने मैथ्स में पढ़ा था, जितना इधर है उतना ही इधर करना है। इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर हम देखें इधर 2 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है। अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए एटम, तो इधर भी कितने मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे? 2 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे। तो अब ये इक्वेशन जो है हमारा वो हो गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और हम जितने भी इक्वेशंस इसके बाद से आगे पढ़ेंगे वो सारे इक्वेशंस को हम लोग को क्या करके रखना है? बैलेंस करके रखना है। अब जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी केमिकल इक्वेशंस है वो अनबैलेंस्ड ही होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था, वो एग्जांपल था कि अगर जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो वो बनाता है जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। यहां पे हम देखेंगे जिंक का एक एटम रिएक्टेंट में है तो एक एटम हमारा प्रोडक्ट में भी है। हाइड्रोजन का 2 एटम रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी उसके 2 एटम है। सल्फर के एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 4 एटम है। यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको सबसे पहले हमको बैलेंस करना जरूरी होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब इसके बारे में डिटेल में हम अगले दिन पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगा और भी एग्जांपल्स के साथ कि कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, और साथ ही साथ मैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा देखें। अगर कहीं पे कोई चीज लिखने का जरूरत है तो उसको पॉज कर लें, फिर उसको लिख लें, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं डाउट्स को, या फिर हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चंस उठा